नमस्ते। हमारे साथ जुड़े सभी नवीन और प्रवीण सदस्यों का स्वागत है। रमादेवी महिला विश्वविद्यालय का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सौजन्य से आयोजित ट्रांसलेशन एंड लाइफ राइटिंग वेबिनार में हिंदी सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं हिंदी के यशस्वी विद्वान प्रोफेसर राधाकांत मिश्र जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज मुझे मेरे गुरुवर राधाकांत मिश्र जी के संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। प्रोफेसर राधाकांत मिश्र ओडिया और हिंदी उभय भाषा प्रवीण हैं। ओडिशा में हिंदी के अध्ययन, अध्यापन, वाचन, लेखन तथा अनुवाद कर्म के आदि सेवकों में परिगणित है। जीवन व्यापी हिंदी सेवा के लिए आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप ओडिशा सरकार के अधीन शिक्षा विभाग में 35 वर्षों तक अध्यापना का कार्य किया है। 4 साल विश्व भारती शांति निकेतन में अध्यापना का कार्य किया है। रावेंसा महाविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर का दायित्व निर्वाह किया है। गंगाधर महल स्वयं शासित महाविद्यालय के प्राचार्य का गुरु दायित्व निर्वाह करते हुए सेवानिवृत्त हुए। आपके मार्गदर्शन में 18 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि और 2 शोधार्थियों को डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई है। संप्रति तुलनात्मक साहित्य, भाषा विज्ञान और अनुवाद साहित्य पर आप कार्यरत हैं। हिंदी जगत के लिए आपकी कृति अतुलनीय है। पूर्वी अपभ्रंश भाषा शीर्षक ग्रंथ आपके संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश भाषा प्रेम का संकेत है। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का ओडिया में काव्यानुवाद उल्लेखनीय कृति है। श्री राम कथामृत ग्रंथ में आपने रामचरित का व्याख्या किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा आपके 2 शब्दकोश प्रकाशित हैं। अनुवाद के क्षेत्र में आपका योगदान अतुलनीय है। आपने फकीर मोहन सेनापति का 6 माणा 8 गुंठ उपन्यास तथा गल्प स्वल्प कहानी संग्रह का हिंदी में अनुवाद किया है तथा कई स्वनामधन्य ओडिया रचनाकारों की कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया है। उनमें से कुछ इस प्रकार है, जैसे रमाकांत रथ का सप्तम ऋतु, सीताकांत महापात्र का शब्दर आकाश, शांतनु कुमार आचार्य का शकुंतला, सुरेंद्र महांती का कृष्णा बेणीरे संध्या, ऋषिकेश पंडा का सुवर्णदीप, अश्विनी कुमार मिश्र का अंग्रेजी उपन्यास फीट इन द वैली, घाटी पर चरण। आपने हिंदी के महान रचनाकार अज्ञेय का नदी के दीप का ओडिया अनुवाद किया है। उसके साथ जयशंकर प्रसाद कृत महाकाव्य कामायनी का अनुवाद किया है, जो अभी प्रकाशित होने वाली है। इसके अतिरिक्त ओडिशा सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग में प्रथम श्रेणी से लेकर 12वीं श्रेणी तक का हिंदी पाठ्य पुस्तक का प्रणयन आपके सभापतित्व में हुआ है। आइए आज हम उन्हें सुनते हैं। आपका विषय है हिंदी जीवनी साहित्य, महत्व और परिदृश्य। प्रोफेसर मिश्र जी। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वप्रथम प्रसिद्ध रमादेवी महिला विश्वविद्यालय के विचक्षण और दूरदृष्टि संपन्न कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर पद्मजा मिश्र के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक इस प्रकार का प्रकर्ष विद्या केंद्र की स्थापना की, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की, और उसमें जीवन चरित्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन करवाया और हम लोगों को उसमें बुला करके हिस्सा लेने का अवसर प्रदान किया।
मैं सीईसी प्रोफेसर मधुस्मिता पति के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे फोन पर बड़े आग्रह पूर्वक इसमें शामिल होने के लिए बुलाया। उनकी कार्य तत्परता देख करके मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। मैं डॉक्टर सेनलता दास का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इसमें शामिल होने के लिए उत्साहित किया। मैं सभी संबंधित कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम का सुचारू संचालन कर रहे हैं। प्रोफेसर बसंत कुमार पन्ना मेरे सामने बैठे हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोगों की मित्रता बहुत गाढ़ी है, ये इसका प्रमाण है कि हम लोग एक अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। मित्रों, जो विषय दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं। हिंदी में जीवनी साहित्य का महत्व और उसका परिदृश्य, यह विषय मैंने रखा है। जीवनी लाइफ राइटिंग अंग्रेजी से अगर शब्द लिया जाए तो हिंदी में उसको जीवन चरित, जीवनालेख और कुछ आत्मजीवन भी उसमें आता है। और तीसरी श्रेणी की रचना है संस्मरण, यात्रावृत्त वगैरह भी आ जाता है। लेकिन इन तीन श्रेणियों में विभाजित करके मैं इन पर विचार करूंगा। एक तो जो है वो जीवन चरित या जीवनी है, दूसरी आत्मकथा या आत्मजीवनी है, और तीसरी श्रेणी है संस्मरण। मुझे ये इस साहित्य के संबंध में, साहित्य में आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं। साहित्य में जीवनी साहित्य का महत्व बहुत अधिक नहीं रहा, क्योंकि साहित्य को एक सृजनात्मक विद्या मान लेने के कारण और जीवनी इत्यादि साहित्य में केवल घटनाओं का विश्लेषण, प्रतिबिंबन मात्र होता है। इसीलिए शायद या कोई भी कारण हो, नव जागरण तक इसका विशेष महत्व नहीं समझा गया था। लेकिन इससे ये कतई प्रमाणित नहीं होता कि हमारे यहाँ जीवन चरित्र को लेकर कोई महत्व नहीं दिया गया। जीवन चरित्र में किसी व्यक्ति विशेष का जीवन वृत्तांत होता है। कोई सामाजिक या सामाजिक वर्णन नहीं होता। किसी मनुष्य के अंतर और बाह्य जीवन की का लेखा इसमें आपको मिलेगा। यह जीवन संपूर्ण भी हो सकता है, अपूर्ण भी हो सकता है। कभी कभी पूरा संपूर्ण जीवन होने के बाद जीवनी लिखी जाती है, या आधी उम्र में भी जीवनी लिखी जाती है। जब कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो जाता है तो उस समय उसकी जीवनी लिख दी जाती है। लेकिन एक स्वतंत्र और विशिष्ट विधा के रूप में यह साहित्य आधुनिक युग में ही हमारे सामने आया है। इसका कारण क्या है? मैं समझता हूं कि इसका कारण है एक मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था मानवतावादी का विकास, लेकिन आधुनिक युग में साधारण व्यक्ति, सामान्य जन के प्रति जो विशेष सहानुभूति, विशेष संवेदना दिखाई जाती है, उसका परिणाम है कि ये जीवनी साहित्य और आत्मकथा, आत्मजीवनी लिखी गई है। पहले मुझे लगता है कि बहुत अच्छे जीवनी साहित्य लिखे जाते थे। आप मेरे साथ सहमत होंगे कि रामचरितमानस में रामचरित का वर्णन किया गया है। जीवन चरित जिस तरह से है उसी तरह से राम का चरित, राम एक व्यक्ति है, उसका चरित। और वाल्मीकि ने साफ लिख दिया है कि
कुछ इतिहास होता है, इतिहास में कुछ पुरुष, उत्तम पुरुष होते हैं, उनके बारे में हम लिखें तो पुरुषोत्तम एक मानव के रूप में उन्होंने चित्रित किया है रामचरित को। इसी तरह से तुलसीदास ने उसको ले करके उनको अति मानवीय और अतीन्द्रिय, अपराकृत, अलौकिक स्तर तक पहुंचाया है, ये अलग बात है। लेकिन जो उनके जीवन की घटनाएं हैं वे किसी आजकल के किसी भी जीवनी साहित्य से भिन्न नहीं लगते। इसी तरह से अगर आप सूरदास के बाल लीला वर्णन श्री कृष्ण के देखेंगे, बिल्कुल स्वाभाविक आधुनिक युग के जीवन चरित्र की तरह उसमें लिखा गया है। व्यक्ति का एक छोटा बच्चा किस तरह से काम करता है, उसका मनोविज्ञान क्या है, वो कैसे व्यवहार करता है, माता के साथ कैसे झगड़ता है, कैसे अपने साथियों के साथ गाय चराने के लिए, काम करने के लिए जाता है, कितनी स्वाभाविक रूप से सूर सागर में बाल लीला का वर्णन किया गया। मैं इसके बाद एक अपने हिंदी साहित्य के उस प्रथम सोपान में पहुंचता हूं जहां सबसे पहले एक महाकाव्य लिखा गया, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। उसमें पृथ्वीराज के जीवन चरित्र लिखा गया है। उसमें कथा आती है कि कवि पत्नी पूछती है कवि से कि क्या आप एक साधारण मानव के चरित्र को लिखना चाहते हैं? कवि कहता है नहीं नहीं, क्षमा कीजिएगा, वो कहता है कि मैं जिस व्यक्ति का चरित्र लिख रहा हूं वह मानव है, इस धरातल में जी रहा है, अभी भी वह जीवित है, लेकिन वह साधारण मानव नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उसके जीवन के संबंध में लिखना कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुलसीदास ने कहा था कि इन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लागी पछिताना। अगर प्राकृत व्यक्ति का गुणगान करने लगोगे तो जो सरस्वती है वो पछताती रहती है कि क्या कर दिया मेरा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान तक, पृथ्वीराज दासों तक आते आते स्थिति बदल गई है। ये साफ दिखाई देता है कि साधारण एक मनुष्य को भी चरित्र में लिया जाना चाहिए। अब जानते हैं कि हमारे यहाँ राजवंश के लोगों की वीर गाथा, संत लोगों की जीवनियाँ, महापुरुषों की जीवनियाँ बहुत पहले बहुत संख्या में लिखी गई है। इसमें एक व्यक्ति क्यों बड़ा है ये जानना चाहता है, व्यक्ति की विशिष्टता, उसकी विशेषता, विलक्षणता, इसको जानने के लिए ये रचनाएं की गई हैं और उसके गुणों को प्रख्यापित करना एक प्रकार से इसका उद्देश्य रहा है। लेकिन जब हम पुनर्जागरण काल में आते हैं तब हम देखते हैं कि यह दृष्टिकोण बिल्कुल बदल गया है। लोग कहते हैं कि ये अंग्रेजी साहित्य के साथ संपर्क में आने के बाद ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां बदली उसके साथ साथ ये चीजें बदली हैं। मैं आगे चल करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये जीवन चरित्र हमारे हिंदी साहित्य में कम से कम 3 सोपानों में आरोहण करते हुए आगे बढ़ा है और उनका क्या दृष्टिकोण है। लेकिन मैं यहाँ इतना ही बता देना चाहता हूँ कि अप्राकृत अलौकिक तत्व से लेकर के जीवन चरित्र आ पहुंचा है साधारण मनुष्य के जीवन तक पहुंचने के लिए। साधारण मनुष्य के जीवन को अब वो स्पर्श करता है। यहाँ मूल दृष्टि, जैसे मैंने बताया, कि व्यक्तित्व में मानवता और मानवता का विकास कैसे हो, इस पर दृष्टि है। साधारण मनुष्य भी मनुष्य है, इस पर दृष्टि है। लेकिन अभी भी बहुत दिनों तक आगे चल करके आप देखेंगे कि कोई साधारण मनुष्य इसमें नहीं आ पाया है, विशेष व्यक्ति ही इसमें आते हैं।
इसलिए परिभाषा करें हम जीवन या जीवन चरित्र या जीवनिका को इस तरह से कह सकते हैं कि जीवन चरित्र किसी विशिष्ट व्यक्ति के अनुभवों, मनोभावों और परिवेश आदि का संपूर्ण या आंशिक यथार्थ तथा अकाल्पनिक लेखन है। इसमें कल्पना का स्थान नहीं है और हम लोग मानते हैं कि साहित्य में कल्पना का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। शायद इसीलिए साहित्यकारों ने जीवन साहित्य को साहित्य में बहुत अधिक प्रोत्साहन नहीं दिया साहित्यिक विधा के रूप में, लेकिन आधुनिक युग में यह प्रतिष्ठित हो चुका है और हम आज जो विचार गोष्ठी कर रहे हैं ये इसका प्रमाण है कि जीवनी साहित्य को हम लोग अधिक महत्व देने लगे हैं। और साहित्यिक दृष्टि से भी विचार किया जाए तो मुझे लगता है कि जीवनी साहित्य सामान्य साहित्य से, उच्च कोटि के साहित्य से कम नहीं है। यहाँ पर मैं उनकी तात्विक दृष्टि से कुछ विचार करना चाहता हूँ कि इस जीवनी साहित्य में विषय वस्तु क्या है। ऐसे कहते हैं विषय वस्तु, तो विषय वस्तु जीवनी साहित्य में विशेष नहीं होती, वह किसी व्यक्ति के जीवन का, घटनाओं का, इतिहास का वर्णन होता है। और यह वर्णन, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वर्णन जिसके द्वारा किया जाता है वह निर्वैयक्तिकता के साथ इसका वर्णन करता है, यथासंभव वस्तुनिष्ठ बनने की कोशिश करता है, तभी जाकर के सच्चा जीवन चरित्र निकल कर सामने आता है। ये इस जीवन चरित्र में नंबर 1 व्यक्ति जो लिखता है उसे जो जिस विशिष्ट व्यक्ति को लेकर के वो लिख रहा है उसके जीवन के सारे तथ्यात्मक विवरण ब्यौरेवार अपने पास रखना चाहिए। जरूरत पड़े तो इसके लिए उसे खोज करना चाहिए। उसका व्यक्तिगत जीवन क्या था, उसके परिवार के लोग क्या थे, उसके देश काल क्या था, उसके समाज आसपास के क्या थे, उसका बचपन कैसे बीता, शिक्षा कैसे हुई, उसकी विलक्षण शक्तियाँ कुछ थी या नहीं, वह किन लोगों से मित्रता करना पसंद करता था, अगर किसी से प्रेम व्यापार था उसके चारित्रिक गुण या दोष क्या थे, वह स्वस्थ था या अस्वस्थ था, यहाँ तक कि इस तरह के पूरे विवरण उसके पास होना चाहिए, तभी वह जीवनी लिखने में न्याय कर पाता है। खोजपूर्ण सारे तथ्य उसके पास होता है। तब वो क्या करता है, वह कालक्रमिक ढंग से बचपन से लेकर आगे चलते हुए वो चलता है और उसके जीवन का वर्णन करता है। इसमें व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों का वो वर्णन करता जाता है, उसका परिवेश हमारे सामने आता है, उस समय की परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं और उस परिस्थिति के साथ वह बेचारा कैसे संघर्ष करता है और अपने जीवन को बनाता चलता है। दूसरों से क्या फर्क है, साधारण व्यक्ति होता तो क्या नहीं कर पाता, और जो ये असाधारण है, प्रतिभा इसमें प्रतिभाशाली व्यक्ति है इसलिए वो कुछ कर लेता है, कैसे करता है, इस पर वो विशेष रूप से आलोकपात करता है और वह पाठक के लिए बहुत ही मनोरंजक, रोचक और प्रेरक विषय वस्तु होती है। इसलिए विषय की दृष्टि से सीमित होने पर, वस्तु की दृष्टि से जीवन चरित्र का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मानवीय दृष्टिकोण से उन परिस्थितियों को जानना चाहता है, कैसे वो उन परिस्थितियों में जीता था, उसका इतिहास क्या है। इतिहास केवल विवरणात्मक नहीं, कैसे उसने अपने को उन परिस्थितियों में बनाया है। राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक सारी परिस्थितियां उसमें आती हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो उसकी स्मृतियां हैं और उसकी अनुभूतियां हैं।
मनुष्य जीवन के को यथार्थ स्तर पर, धरातल पर देखने का यह साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। कल्पना के द्वारा हम बहुत ऊंची उड़ान उड़ करके मनोरंजन, आनंद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवन के यथार्थ से हम छूट जाते हैं और जीवन चरित हमको खींच करके मनुष्य के जीवन के यथार्थ तक लाकर पहुंचा देती है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य जीवन साहित्य का है। दूसरों की अनुभूति से लाभ उठाना, दूसरों के जीवन को जान करके अपने को उसी तरह से बनाना, उससे कुछ सीखना, उससे कुछ प्रेरणा लेना, ये इस साहित्य का महत्व है। इसीलिए इस साहित्य प्रयोगात्मक है, विवेचनात्मक है, सृजनात्मक है और नैतिक मूल्यबोधों पर आधारित होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण महत्व इस साहित्य का इसीलिए है। इससे इसको पढ़ करके क्या होता है लाभ? पाठक अधिक मानवीय होता है, उसकी मानवीय संवेदनाएं जागती हैं। वह देखता है कि एक व्यक्ति किस तरह से लड़ता है, मैं भी इसी तरह से अपने जीवन में लड़ूं। वो प्रेरणा प्राप्त करता है, उसे जीने को बल मिलता है, उसको उत्साह मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है इस साहित्य के संदर्भ में। इसमें जो चरित्र होता है, जो नायक होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। चरित्र नायक का जीवनालेख इसमें होता है, इसलिए चरित्र, पात्र इसका मुख्य उपादान है और उसको लेखक मानवीय धरातल पर देखने की कोशिश करता है। जीवन प्रवाह में घटित होने वाली घटनाओं को वो चुनता है। ऐसा नहीं है कि वो मनमाने ढंग से चुनता है, वो उस जीवन को स्वाभाविक प्रवाह को दिखाने के लिए जो जो आवश्यक महत्वपूर्ण घटनाएं, उसके सब तो नहीं ले सकता, चयन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उस चयन में वह निश्चित रूप से यह देखता है कि उसकी असाधारणता किस पर थी, उसकी प्रतिभा क्या थी, उसमें वह महान क्यों था, वह प्रतिष्ठित कैसे हुआ, उसमें कितनी वीरता थी, वह दानी था, साहसी था, करुण था, तेजवान था, धैर्यशील था, सहनशील था। ये सब मानवीय गुण उसमें कैसे थे और अंत में उसको कुल मिला करके वो एक महान प्रतिभाशाली व्यक्तित्व कैसे बन गया, इसकी उसका पूरा विवरण उस जीवनी में हमको मिलता है और वह प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे सामने एवं उसका संघर्ष, जीवन संघर्ष पूरा हमारे सामने आ जाता है। ये देख करके हमको बहुत खुशी होती है और हमको प्रेरणा मिलती है। मैं यहाँ पर सैद्धांतिक दृष्टि से थोड़ा विचार करना चाहता हूँ कि इस चरित्र जो नायक है उसके चरित्र का विकास कैसे होता है। ये तो एक उपन्यास में हम देखते हैं और ये जीवन चरित्र में हम देखते हैं, एक काल्पनिक फिक्शन में देखते हैं और यहाँ जो कल्पना बिल्कुल नहीं है, कल्पना के लिए तो यहाँ जगह ही नहीं है। अनुमान भले लगाया जा सकता है कि कल्पना के लिए जगह नहीं है, यहाँ किस तरह से उसका विकास होता है। हम लोगों ने देखा है कि किसी भी व्यक्ति का, साहित्य में तो हम उसको पढ़ते हैं उस रूप में, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जीवन में चरित्र का विकास कैसे होता है। एक तो उसके जन्मजात प्रवृत्ति के अनुसार होता है। इसको गीता में अच्छी तरह से कहा गया है, स्वाभाविक रूप से स्वभावज प्रवृत्ति होती है और उसको 3 गुणों से जोड़ करके गीता में कहा गया है कि सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। उदाहरण के लिए अगर एक कुत्ता सो रहा है तो एक सात्विक व्यक्ति उसके पास से गुजरता है तो बेचारा चुपचाप चला जाता है, वो उस कुत्ते को बिल्कुल टोकता नहीं। लेकिन अगर एक राजसिक मन का व्यक्ति होगा तो वो उसके साथ खेलने की कोशिश करेगा, उसके महत्व पर क्रियात्मक उसकी प्रवृत्ति होगी। और एक बच्चा ऐसा होता है जो चलते चलते उसको एक कंकड़ मार देता है, उसको पीट देता है, मार देता है, ये तामसिक। इस तरह से प्रकृति से स्वाभाविक रूप में मनुष्य की प्रकृतियां बनती हैं
उसका स्वभाव बनता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो आजकल कही जा रही है वह है मानवीयता। प्रत्येक व्यक्ति वो साधारण से साधारण क्यों न हो, उसमें मानविकता होती ही है, जिस रूप में भी हो। अच्छा, ये मानविकता जो विशिष्ट व्यक्ति है उसका विकसित हो जाती है, जो नीचे स्तर में रह जाता है, सामान्य जीवन यापन करता है, उसकी मानविकता छोटी रह जाती है, उसका विकास नहीं हो पाता है। तो दूसरी बात, चरित्र का विकास संस्कार और प्रभाव से होता है। मैं दो उदाहरण देकर के आपको इसको बताना चाहता हूँ। गांधी जी का एक संस्कार पड़ा था जीवन में। बचपन से ही उन्होंने घर में रामचरितमानस वो शाम को पारायण होता था और वो सुना करते थे। उनके परिवार में सब लोग बैठ करके सुनते थे। उन्होंने गीता पढ़ा था और आप लोगों ने देखा कि गांधी जी आस्तिक थे और राम को लेकर, गीता के कर्मयोग को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। ये संस्कार उनके पास था। दूसरा, हम नेहरू जी को देखते हैं। नेहरू जी बिल्कुल निरपेक्ष चरित्र के व्यक्ति थे। अंग्रेजी शैली में उनकी शिक्षा हुई, उनका घर इसी तरह का था और उसमें जब वो आगे चल कर के आते हैं तो बिल्कुल धर्म से निरपेक्ष हो जाते हैं। एक बात मुझे याद है, कहा जाता है कि एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी दोनों गए थे तिरुमला दर्शन करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद ऊपर गए, नेहरू जी नीचे बैठे रहे, चले गए नहीं। और आगे चल करके हमने जो उनके जीवन में धर्मनिरपेक्ष का जो स्वरूप देखा वह उनका वही संस्कार था। इसी तरह से गोदान के प्रेमचंद के दो पात्रों को लेकर एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि संस्कार किस प्रकार के। एक साधारण व्यक्ति, इसको मैं कहूंगा स्वाभाविक मानवता। प्रत्येक मनुष्य में मानवता होती है लेकिन वो स्वाभाविक होती है, और ये स्वाभाविक मानवता को आधुनिक युग का लेखक, जैसे बड़े प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद, उन्होंने अपने चरित्रों के माध्यम से कैसे दिखाया। एक होरी है, साधारण व्यक्ति। एक धनिया है, धनिया सिलिया को अपने घर में ले आती है, कितनी बड़ी हिम्मत का काम करती है। एक वो रंगभूमि का चमार नायक है, वो किस तरह से कहता है कि हम लड़ाई करते रहेंगे, हम इनके साथ लड़ते रहेंगे, हम बार बार जन्म ले करके लड़ते रहेंगे। इस प्रकार की बातें वो करता है। वह ये जो बातें, ये उस कोई किसी का कोई भले ही जन्मजात स्वभाव प्रकृति हो सकती है, लेकिन संस्कार की बात जो हम करते हैं वो इसके साथ नहीं है। ये साधारण व्यक्ति की स्वाभाविक मानवता है, और ये स्वाभाविक मानवता हमारे लिए विशेष रूप से आकर्षक है। मैं यहाँ पर एक फिक्शन या उपन्यास और एक जीवन साहित्य के जो विषय है उसके संबंध में एक तात्विक बात, पार्थक्य, फर्क आपको बताना चाहता हूं। जो उपन्यास है या कल्पना से युक्त साहित्य है उसमें संभावना की बातें होती हैं, प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन जो जीवन है, जीवनी है, जीवन चरित्र है, उसमें संभावना की कोई बात नहीं है। उसमें तो घटी हुई घटना है, जो संभव है वही घटना है उसके साथ है। इसलिए संभव घटनाएं पॉसिबिलिटी उसके साथ है, उसके साथ संभव है, और हर व्यक्ति के जीवन में ये घटित होती है, हर घटित होती है इसके जीवन में। और यही बात हमको ध्यान में रखना है और जीवन साहित्य के तत्व को समझना है। जीवनी में व्यक्ति के जीवन का जो मनोवैज्ञानिक परिदृश्य हमारे सामने लेखक रखता है, अनजाने लगता है। जान करके रखेगा तो गुण दोषों को टिप्पणी करेगा, लेकिन नहीं, वो गुण और दोषों को हमारे सामने साफ साफ रख देता है। ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद जीवन चरित्र लेखक को उस जिस परिवेश में वो नायक जीता था उसका एक जीवंत रूप हमारे सामने रखना पड़ता है।
उस परिवेश के प्रति हमारे मन में एक आत्मीयता उत्पन्न करना पड़ता है। उस परिवेश के संबंध में हमें जानकारी पूरी दी जाती है और तब पाठक उसके साथ एक प्रकार से अभिन्नता का अनुभव करने लगता है और उस नायक के साथ भी अभिन्नता का अब करता रहता है। मैं यहाँ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत से विद्वान कहते हैं, आजकल जीवन चरित्र का एक नया आयाम हमारे सामने आ गया है, एकदम नया आयाम। वो क्या है? वो उपनिवेश के अंत के बाद शायद ये दृष्टिकोण बना है। और ये दृष्टिकोण क्या है? एकदम सामान्य व्यक्ति के जीवन को, सामान्य व्यक्ति के जीवन से भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। और इसलिए मैंने देखा कि आनी ब्राट नामक एक लेखिका ने अमेरिका के एक कैदियों का जीवन वृत्त संग्रह प्रकाशित किया है। कैदियों का जीवन वृत्त, बड़े आश्चर्य की बात है। वो कैदियों के जीवन में भी वो ढूंढना चाहते हैं कि एक स्वाभाविक मानविकता होती है, एक स्वाभाविक मानव है, कैसे भी उन्होंने अपने जीवन को बनाया और उसी के आधार पर भी हमको शिक्षा, प्रेरणा और अपने जीवन को बनाने की बात आ सकती है। मैं इसके साथ जो दूसरी बात करना चाहता हूँ वो है जीवन हम क्यों पढ़ें आखिर क्यों? क्या महत्व है इसका, क्या उपयोगिता है? तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसमें मानविकता का अन्वेषण करते हैं, मानवीय सत्य का अन्वेषण करते हैं। अभी हमारे ये उड़िया गोष्ठी में इस पर बात कर रहे थे, प्रोफेसर पंडा ने बहुत अच्छी तरह से बताया सत्य क्या होता है। वही सत्य मैं यहाँ पर आपके बारे में बताना चाहता हूँ। ये सत्य जो है, वहाँ पर सत्यम परम धीमहि की बात की गई है भागवत में, परम सत्य क्या है। और हमारे साहित्य में भी वही परम सत्य का हम अनुसंधान करते हैं। हमारे जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में जो सत्य होता है वो सत्य का अल्पांश होता है, लेकिन उस सत्य के द्वारा हम कैसे महान सत्य तक पहुँचते हैं, यही साहित्य का लक्ष्य है। और जीवन साहित्य इस बारे में एक्सेलेंट है, सबसे अधिक है, सर्वोत्कृष्ट है कि हम साधारण जीवन के जीवन दृष्टि से लेकर अंतिम सत्य तक पहुंच पाते हैं। सत्य का जो महत्व है वो जीवन साहित्य में सबसे ज्यादा है। दूसरी बात है, जो जिन मूल्यों के लिए, जिस कारण को लेकर नायक लड़ता है, उन मूल्यों को हम देखते हैं, उनको परखते हैं, अपने जीवन में उसका महत्व होगा कि नहीं होगा इस पर विचार करते हैं, उससे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इसलिए हमारा जीवन, इसीलिए लोग जीवनी साहित्य इसलिए पढ़ते हैं कि अपने जीवन को इस प्रकार के बनाएं। वो जो नायक उसमें आता है, कुछ लोग ऐसा हो जाता है, इतना प्रभावित होते हैं कि अपने जीवन को भी उन्हीं की तरफ चलाने की कोशिश करते हैं। और नंबर 3 जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जीवनी साहित्य मेरे विचार से तो सभी साहित्य से अधिक प्रत्यक्ष इस बात में है कि ये दूसरों के सुख दुख को भागीदार बनाता है, हमें एक सहानुभूति दृष्टि जगाता है, हमें संवेदनशील बनाता है। और इसके आगे भी हम जाते हैं कि हम जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। हम परवाह नहीं करते कि जीवन में क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है, कितना कष्ट भोगना पड़ता है। इस व्यक्ति ने इतना कष्ट भोगा, इसकी परवाह नहीं की और आगे बढ़ गया। इसलिए मानवता की विजय कथा हमारे जीवन साहित्य में है, जो और किसी साहित्य में नहीं। से बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि उपन्यास और कहानियों की तुलना में जीवन चरित्र या आत्मजीवनियां बहुत ही रोचक और मनोरंजक होती हैं, अगर उनकी भाषा स्पष्ट हो, सरल हो, मुहावरेदार हो और जो वर्णन वो करता है उसके अनुरूप हो, तो उसको ऊंचे साहित्य का दर्जा मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ मिलेगा धीरे धीरे आगे चल करके। अब हम आत्मजीवनी या आत्मकथा पर विचार कर लें थोड़ी देर के लिए।
आत्मकथा क्या हो, आत्मजीवनी क्या होती है? ये किसी व्यक्ति जीवन के कथा को कोई दूसरा लिखता है जीवनी में, और आत्मकथा में स्वयं वो अपने जीवन कथा को लिखता है। आत्मकथा में एक जीवन दर्शन कार्यरत रहता है, वो क्या है? स्व का निर्माण। आत्मजीवनी में, आत्मकथा में जो मूल लक्ष्य है वो स्व का निर्माण, और दूसरा वो निर्माण बाह्य जगत के कारण होता है। व्यक्ति अपने जीवन को बाह्य जगत से संबंधित करते हुए ही है। और मैं पहले से ही आपको संकेत कर देना चाहता हूं कि आश्चर्य की बात है कि आत्मजीवनी एक व्यक्ति के संबंध में बात करता है, लेकिन एक व्यक्ति में वो सीमित नहीं होता, उस व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ता है। इसलिए आत्मजीवनी एक आत्मकथा एक व्यक्ति की कथा होकर नहीं रह जाती, वो अंत में चल करके समाज की कथा बन जाती है। वह व्यक्ति कैसे समाज में समाहित हो जाता है, उसकी कथा का वर्णन होता है। तो अपने युग के संस्कारों को व्यक्त करने की अनिवार्य इच्छा इसमें छिपी रहती है। यह आत्मा भी व्यक्ति है। कुछ लोग मानते हैं कि ये आत्मा अभिव्यक्ति आत्म प्रचार है, नहीं, कुछ लोग करते होंगे, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते। आत्मा अभिव्यक्ति है, व्यक्ति अपने जीवन की कथा को कह करके दूसरे लोगों को प्रेरित करना चाहता है, उनको बताना चाहता है कि मैं इस तरह से आया, क्या आप इस तरह की परिस्थितियों से चल रहे हैं, अगर है तो क्या आप कर सकते हैं। आत्मकथा व्यक्ति के संघर्षमय जीवन का वह सत्यांकित इतिहास है जो स्वयं मेघ की तरह उमड़ कर बरस जाता है, जो स्वयं फूल की तरह खिलकर झड़ जाता है। किसी विद्वान ने ये उसकी दी है परिभाषा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने बहुत अच्छी परिभाषा दी। वो कहते हैं आत्मकथा साहित्य का उद्देश्य है आत्मनिर्माण, आत्म परीक्षण, आत्म समर्थन, अतीत स्मृतियों के आधार पर पुनर्जीवन, विश्व के उलझन में आत्मान्वेषण करने का यह सात्विक प्रयास है। व्यक्ति जीवन का यह अनुभूत्यात्मक, काल्पनिक नहीं, अनुभूत्यात्मक वर्णन वास्तव और रोचक होता है। तो इसमें दो तीन बातें स्पष्ट रूप से आती है कि आत्म को अभिव्यक्त करना, और जो छायावादी लोगों ने कहा है वह है आत्म को प्रसारित करना। आत्म को प्रसारित करना, व्यक्ति के जीवन को सामूहिक जीवन में प्रसारित करना। जैसे आंसू में जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि चुन चुन ले रे कण कण से जगती की सजग व्यथाएं, रह जाएंगी कहने को जनरंजन करी कथाएं। तो इस संसार के सारी व्यथा को दूर कर रहे, संसार में केवल मनोरंजन करने वाली बातें रह जाएं, तो ऐसा कर सकता है, कर ले। यह आत्म का प्रसारण है। व्यक्ति किस तरह से अपने को दूसरों के सामने लेकर के खड़ा करता है। इसमें लेखक का प्रयोजन भी है, पाठक का प्रयोजन भी, उद्देश्य दोनों का है। लेखक का आत्माभिव्यक्ति, व्यक्तिवादी चेतना का प्रचार करना, लोक शिक्षा, श्रुतियों का पुनर्स्मरण करना, पुनः प्रतीति से आनंद पाना। और सावधानी यह है कि अपने चरित्र का विश्लेषण करना है। तो जोखिम है, खतरा है, आसान काम नहीं है। क्योंकि यदि लेखक अपने गुणों का वर्णन करता है तो आत्म प्रशंसक हो जाता है, और अपने दुखों का वर्णन करने लगता है, अपने दोषों का, तो श्रद्धालुओं की श्रद्धा शायद समाप्त भी हो जाए। इसलिए दोनों तरफ से खतरा है, और इसका एक संतुलन करके वह आत्मकथा लिखता है, ये इसकी आवश्यकता है। पाठक की दृष्टि से प्रयोजन बहुत है। पाठक की दृष्टि से प्रयोजन है कि मनुष्य की एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि मैं तो इस तरह से जी रहा हूँ, दूसरे का जीवन कैसा है। मनुष्य दूसरे मनुष्य को, यहाँ तक कि पशु पक्षियों तक को, उसके जीवन को झांक करके देखना चाहता है, जानना चाहता है, ताकि वह अपने जीवन के साथ उसकी तुलना करे, अपने जीवन के साथ उसके फर्क को महसूस करे,
अगर उसके जीवन में अपने जीवन से अधिक कोई अच्छी बातें हैं तो उसे अपने जीवन में डालने की कोशिश करें। कितना महत्वपूर्ण है ये आत्मजीवनी आत्मकथा। देखिए अभी तक इसको हमने साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण नहीं दिया और कहा गया आज आज तो एकदम से आत्मजीवनी लिखने की एक बाढ़ सी आई है, आने दीजिए। एक मैंने उसमें देखा था, कोई कह रहा था कि हर आदमी को अपने आत्मजीवनी लिख के जाना चाहिए कि तेरे जीवन में क्या हुआ दूसरा देखें। तो अपरिचित महान विशिष्ट जीवन के रहस्यों को जानना ये महत्वपूर्ण बात है। वो व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं कि मधु बाबू ने किया, क्या किया, या हमने कहा अभी मैं कुछ दिन पहले डॉक्टर स्नेहलता दास की द्वारा अनुदित उत्कलमणि पंडित गोविंद दास की आत्मजीवनी पढ़ रहा। आत्मजीवनी में मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगी। ये साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुई अभी कुछ दिन पहले, मैंने उसको देखा तो उसमें दो बातें मैंने देखी उस आत्मजीवनी में। सर वो नीलकंठ दास, पंडित नीलकंठ दास है। पंडित नीलकंठ दास, क्या कह दिया मैंने? गोपवंत दास कह रहे हैं। नहीं गलत गलत कह दिया। पंडित नीलकंठ दास, पंडित नीलकंठ दास। दो बातें उनके जीवन की मैंने, मुझे बहुत ही जो उनके जीवन के जानने के बारे में जिज्ञासा सबको है। उनका व्यक्तित्व जो सामने आया था, कितना स्वाभिमानपूर्ण व्यक्ति, क्या ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है और वो कैसे सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हो गए, उसका कारण क्या है? उसके कारण उनकी स्वाभाविक मानविकता, और स्वाभाविक जो मानविकता की बात मैं अभी कर रहा था वो है हैजा फैली हुई थी, और हैजा के समय वो कैसे सेवा भाव से काम कर रहे थे। दूसरा उदाहरण मैंने देखा, समाज संस्कार के लिए वो कितने प्रतिबद्ध थे और वो अपनी प्रतिबद्धता को बिल्कुल बेपरवाह, वो उनका स्वाभिमान भी उसके साथ था, उनका अक्खड़पन था। कहते हैं वो अक्खड़ भी थे, तो अक्खड़ उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं अक्खड़ था। उसमें कहा है कि मैं जो बात करता था साफ साफ करता था, लोगों को अच्छा लगे या नहीं लगे, तो ये अक्खड़पन भी उनके साथ था। लेकिन उस अक्खड़पन के साथ वो करते थे समाज सुधार। मोह निशा आंदोलन उन्होंने शुरू किया और किस तरह से ब्राह्मणों का विरोध उनको सहना पड़ा, सारा विवरण उसमें आता है। बड़ा आश्चर्य था इसको देख करके, और इसको देख करके एक प्रेरणा आती है कि मनुष्य सही रास्ते पर चलने के लिए अगर संघर्ष करना पड़े तो इस व्यक्ति की तरह करे। ये पाठक का प्रयोजन है, दिशा प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना। और जो सबसे बड़ी बात है, पूरे जीवन से आत्मजीवनी को पढ़ लेने के बाद पाठक के मन में एक आत्मविश्वास जागता है कि मैं भी अपने जीवन को फिर आत्महत्या करने के लिए नहीं सोचेगा। हो किसी की आत्मजीवनी पढ़ ले कोई, उस आत्मजीवनी से वो इतना, मुझे लगता है कि उस आत्मजीवनी से वो इतना प्रभावित होगा कि मैं आत्महत्या करूंगा ऐसा कभी सोचेगा ही नहीं। तो जो आत्महत्या करने वाले हैं उनको दीजिए कि आत्मजीवनी पढ़ा करें अच्छे लोगों का, कि उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता। और आत्मजीवनी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा रोचक, सबसे ज्यादा मनोरंजक और सबसे ज्यादा प्रेरणाप्रद है। मुझे बहुत इससे अच्छा लगा कि आत्मजीवनियां आजकल लिखी जा रही हैं। तीसरी श्रेणी के बारे में जो बात करता था वो बहुत ही रोचक और बहुत ही आनंददायक विधा है, खास करके हिंदी में संस्मरणों का एक अच्छी कड़ी है, श्रृंखला है। संस्मरण क्या है? स्मरण या स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ। दृष्टिकोण में आत्मजीवनी और संस्मरण में दृष्टिकोण में अंतर है। आत्मचरित्र में मुख्य पात्र लेखक के जीवन की उन घटनाओं, परिस्थितियों, पात्र का वर्णन करता है जो उसके जीवन को संचालित या प्रभावित करते हैं। आत्मचरित्र में ऐसा करता है, उन लोगों के बारे में लिखता है
जो उन परिस्थितियों के बारे में लिखता है, उन घटनाओं का वर्णन करता है, उस चारित्रिक विशेषता का उल्लेख करता है जो उसे संचालित करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। लेकिन संस्मरण में लेखक अपनी भावनाओं के आधार पर, भावनात्मकता इसमें मूल प्रेरणा है, भावनात्मकता, उस भावनात्मकता के आधार पर जो उस पर जो प्रभाव पड़ा है, किसी व्यक्ति के चरित्र से जो प्रभाव पड़ा है, उसका जो कुछ उसने स्वयं देखा है, अनुभव किया है, जो कुछ उसने स्वयं देखा है, अनुभव किया है, संवेदना में ले करके आया है, उसको याद रह गया है वो बात, और वो उसको प्रकाशित करता है। ऐसा व्यक्ति, संस्मरण लिखने वाला, सचमुच वास्तव में अपने चतुर्दिक जीवन का सर्जन करता है, सबको जीवंत कर देता है अपनी कथा से। तो अपने बारे में लिखना संस्मरण, अन्यों के बारे में लिखना जीवनी। मैं यहाँ पर संस्मरण के 2-4 अच्छे संस्मरणों के बारे में यहाँ जिक्र करके इसको आपको अवगत करा देना चाहता हूँ। 2-3 बहुत ही अच्छे। बनारसी दास चतुर्वेदी ने सबसे पहले प्रथम संस्मरण लेखक हैं, और उन्होंने लिखा संस्मरण हमारे अपराध, और उसमें खुल करके अपने जीवन के सारे गुण दोषों का और संस्मरण जो उनको याद था सब किया है। इतना अच्छा संस्मरण पहले लिखा, लेकिन इतना अच्छा संस्मरण कहीं नहीं मिला। और बहुत प्रसिद्ध लेखिका संस्मरण के महादेवी, अतीत के चलचित्र। इसी तरह से रामवृक्ष बेनीपुरी है, माटी की मूर्तें, और साधारण व्यक्ति के संस्पर्श में हुए आए हैं और उनको वो दिखा रहे हैं। और हमारे प्रसिद्ध लेखक अज्ञे, अरे याजावर रहेगा याद, यात्रा तो है लेकिन संस्मरणों से भरा हुआ है। तो इस प्रकार विभिन्न कोटि, विभिन्न शैलियों के की रचनाएं हमको संस्मरण में, संस्मरण साहित्य में मिलते हैं। इसके बाद में आपको एक ऐतिहासिक परिदृश्य देता हूं। जैसा कि मैंने कहा, पहले जीवनी साहित्य को गौण माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे भारतीय युग में हम प्रवेश करते हैं, हम देखते हैं कि एकदम एक नया दृष्टिकोण हमारे सामने आ गया है। भारतीय युग ने जीवनी लिखना शुरू किया। स्वयं भारतेंदु ने विक्रम, कालिदास, रामानुज, जयदेव, सूरदास, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य आदि महात्माओं की जीवनी लिखी। इसी तरह से उन्होंने मुगल बादशाहों का, मुसलमान महापुरुषों का भी जीवन चरित्र लिखा। अंग्रेज विदेश से आए हुए लोगों का, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन जैसे अंग्रेजी शासकों के जीवन चरित्र। इस प्रकार आरंभ में ही भारतेंदु ने अपनी लेखनी के द्वारा विभिन्न प्रकार की शैलियों के, विभिन्न प्रकार के विषयों पर जीवन चरित्र लिखना शुरू किया। कार्तिक प्रसाद खत्री ने ऐतिहासिक वीर रमणी अहिल्याबाई का जीवन चरित्र लिखा, छत्रपति शिवाजी का लिखा, और उसके साथ देखिए मीराबाई का जीवन लिखा उन्होंने। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि शुरू से ही इस तरह से जीवन चरित्र में विविधता हमारे हिंदी साहित्य में आई है, ये शायद हमारी अपनी विशेषता है। राधा कृष्ण दास ने लेखकों के बारे में लिखा, अंबिका दत्त व्यास ने दयानंद, उस समय के जो सुधारक हैं, उनके बारे में लिखा। बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र के संस्मरण जीवनी बहुत ही अच्छी मनोरंजक है।
इसी तरह से विदेशी मिशनरियों ने विक्टोरिया महारानी का वृत्तांत लिखा, सिकंदर का लिखा, नेपोलियन बोनापार्ट का लिखा, और इस प्रकार हम लोगों को उन्होंने पहले ही जीवन चरित्र के महत्व को सूचित कर दिया। फिर हम आते हैं दूसरा युग, जानते हैं हम लोग कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी स्वयं पहले ही जीवनी लिखना शुरू किया। उन्होंने प्राचीन पंडित और कवियों की जीवनियां लिखी, सुकवि संकीर्तन, चरित्र चर्चा, और इस प्रकार दूसरों को का मार्गदर्शन किया। उन्होंने इस समय 5 प्रकार की जीवनी साहित्य मिलते हैं महादेव युग में, महावीर प्रसाद की, दयानंद और उन अन्य महापुरुषों की। फिर ये तो सुधारक है, धार्मिक और सामाजिक सुधारक है। दूसरे हैं राष्ट्रीय महापुरुषों की जीवनियां। तीसरे हैं ऐतिहासिक पुरुषों का जो वीर है दानी है। चौथे हैं विदेशी महापुरुषों, और फिर 5वां जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वह है महिलाओं की संबंधी जीवनी। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल में ही शुरू हो गया। महिलाओं के संबंध में इतना महत्व देते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये तो राष्ट्रीय चेतना का युग था। राष्ट्रीय चेतना, अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने वालों को उस समय नायक माना जाता था, और जो नायक थे हम लोगों के सामने बड़े बड़े प्रसिद्ध नायक, और उन सब पर लिखा गया है। लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, गांधी जी के बारे में तो पता नहीं कितने लिखे गए, बड़े बड़े लोगों ने लिखे। महादेव भट्ट, पारसनाथ त्रिपाठी अरविंद घोष के बारे में लिखा, मुकुंदी लाल शर्मा ने कर्मवीर गांधी के बारे में लिखा, संपूर्णानंद ने धर्मवीर गांधी लिखा, नंद कुमार देव शर्मा ने महात्मा गोखले के बारे में लिखा। इसके अलावा दादा भाई नारोजी, मदन मोहन मालवीय, रमेश चंद्र दत्त, लोकमान्य तिलक जैसे बड़े बड़े लोगों की जीवनियां इस समय बहुत संख्या में लिखी गई। उद्देश्य जनता में देश प्रेम की भावना को जागृत करना। ऐतिहासिक व्यक्तियों के संबंध में तो एक बाढ़ सी आ गई। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये था कि राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए जो हमारा प्राचीन इतिहास था और हमारे जो ऐतिहासिक वीर पुरुष थे, उनके संबंध में हमारे सामने उनके जीवन को रख करके हमको राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ने के लिए प्रेरित करना। महाराणा प्रताप सिंह, सिख के 10 गुरुओं, शिवाजी, मराठा जाति, महाराज छत्रसाल, इन लोगों के त्याग, बलिदान इत्यादि का। और इसके साथ आश्चर्य होना पड़ता है देख करके कि कितने सतर्क थे हमारे हिंदी के जीवन चरित्र लेखक। गैरिबल्डी, नेपोलियन, स्टुअर्ट मिल, जर्मनी के विधाता, जर्मनी के बारे में लिख रहे हैं। मैजिनी, सोक्रेटिस, कमाल है। विदेशी विशिष्ट पुरुषों को लेकर के भी उन्होंने लिखा। उनके त्याग, बलिदान, कर्तव्य निष्ठा, उस प्रेरणा देने के लिए हमारे सामने रखा। बहुत ही प्रेरणादायक जीवन चरित्र ये लिखे गए हैं। महिलाओं में पतिव्रता स्त्री, आदर्श महिलाएं, वीर पत्नी संजोगिता, ऐतिहासिक स्त्रियां, विदुषी स्त्रियां, इस तरह से वैविध्यपूर्ण महिलाओं के संबंध में भी हमारे ये जीवनी साहित्य लिखे गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि छायावादी युग में इसी प्रकार की ही बातें हमको मिलेंगी, लेकिन अब शैली अधिक रोचक, भाषा अधिक मजी हुई, और इसलिए अधिक मनोरंजक हमारे जीवन चरित्र हो गए। छायावादी युग में गांधी जी पर तो बहुत लिखे गए। नेहरू जी, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक, लाजपत राय, इस तरह से लिखे गए। और पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन, राणा प्रताप, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दुर्गादास आदि पर लिखा गया है। महिलाओं के बारे में बहुत लिखा गया है। फलस्वरूप ये जो इनकी विशेषताएं ये इस बात में है कि राष्ट्र प्रेम को जगाती है, जन सेवा के लिए प्रेरणादायक होती है, ये उद्बोधनात्मक स्वर में लिखी गई है, आपको उद्बोधित करती हैं, पाठक को एक आदर्श हमारे सामने रख करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
इनमें एक अद्भुत ओजस्विता है जो राष्ट्र आंदोलन के लिए आवश्यक था, एक अद्भुत ओजस्विता। जैसे हमारे यहाँ निराला की काव्य को कहते हैं शक्ति का काम, ये शक्ति ओज इस इन जीवनी चरित्रों में आपको मिलेंगे। सहज स्पष्ट भाषा शैली, बहुत ही सुंदर और आत्मीयता पूर्ण प्रतिपादन, ये इस युग की बहुत बड़ी विशेषता है। इस समय लोकप्रिय नेता, संतों, महात्माओं, साहित्यकारों, विदेशी महापुरुषों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों आदि पर भी लिखना आरंभ हो गया। घनश्याम दास बिड़ला, काका कालेलकर, सुमंगल प्रकाश, इन लोगों ने लिखा है इन लोगों ने जीवनी लिखी है। राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, जयप्रकाश नारायण छापरा इत्यादि इत्यादि, इन लोगों के बारे में लिखा गया, इन लोगों ने भी लिखा। और इस तरह से हमारा जो लाइफ राइटिंग, जीवन साहित्य एकदम सजीव हो उठा छायावादी युग में। लेकिन छायावादोत्तर काल तो कमाल का है, हमारे पास इतना जीवनी साहित्य है। और सच में हम लोग केवल पुराने जीवन चरित्रों को पढ़ते हैं और जो नए हैं उनको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। छायावादोत्तर काल में संत महात्मा पर लिखे, भदंत आनंद कौशल्या ने भगवान बुद्ध पर लिखा, सुंदरलाल ने हजरत मोहम्मद पर लिखा है, दीनदयाल उपाध्याय ने शंकराचार्य पर लिखा, बलदेव उपाध्याय ने शंकराचार्य पर लिखा, शिवाजी, भीष्म, गोविंद सिंह, और उसके बाद मुसोलिनी, हिटलर, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, चर्चिल, इनके बारे में भी लिखा गया। साहित्यिकों के बारे में बहुत सुंदर सुंदर जीवन चरित्र लिखे गए। हम लोग आज इसको पढ़ते हैं, हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट में भी है। आपने देखा होगा अमृत राय, प्रेमचंद के पुत्र, उन्होंने कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, उनके माता ने प्रेमचंद के को लेकर के लिखा था प्रेमचंद घर में, जो सबसे पहले जीवनी किसी साहित्यकार की है। गंगा प्रसाद पांडे ने उस जमाने में महाप्राण निराला लिखा। रामविलास शर्मा की पुस्तक 3 वॉल्यूम में है, हम लोग जानते हैं। निराला की साहित्य साधना, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, हम लोग पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही विविध रूप में और बड़े बड़े लोगों के लिए लिखा गया है साहित्य। तो मुझे लगता है कि इतना समृद्ध साहित्य कहीं मिलेगा नहीं। मैं निष्कर्ष के रूप में निश्चित रूप से इस साहित्य का महत्व अंकित करना चाहता हूं। तो हम देखते हैं कि अगर इतिहास देखें तो अलौकिक, अपराकृतिक, अति मानवीय से लेकर के हमारे विद्यार्थी कुछ सवाल लेकर आपके पास आए नहीं, हैं। बस अभी समाप्त करता हूँ, अभी समाप्त कर देता हूँ। हाँ, अभी समाप्त करता हूँ, उसके बाद बस सवाल हाँ वो समाप्त करता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि अलौकिक से हम कैसे साधारण मनुष्य तक पहुंचे। देखिए, नीचे नहीं, ये ऊपर उठने की सीढ़ियां हैं। अलौकिक से हम लौकिक हुए, लौकिक से मानवीय हुए, मानवीय से सामान्य मानवीय हुए। ये हमारे जीवन चरित्र हमको सिखाता है कि साधारण मनुष्य के प्रति हमारी दृष्टि जानी चाहिए, चाहे वो साहित्य हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाजिक। ये सबसे बड़ी बात है। तो हम देखते हैं कि इन जीवना लेखों में, चाहे वो किसी भी विधा हो, 3 विधाएं मैंने बताई, का संबंध मानवता से, आदर्श जीवन से, सामान्य यथार्थ जीवन को आलोकित करने का संकल्प इसमें, सामान्य और साधारण व्यक्ति के जीवन, परिस्थितियों को जानने, इतिहास को पहचानने और अपना रास्ता निकालने की प्रेरणा इसमें है। इसमें अपने जीवन को बनाया, इसमें जिज्ञासा है। इसके साथ एक सौंदर्य बोध है, इसके साथ वो सौंदर्य बोध, आकर्षण है कि वर्णन को पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने जैसे बताया, जीवन सत्य का अन्वेषण इसमें है। और ये नीरा अन्वेषण है, इसमें किसी कल्पना लेकर के माया जाल में फंस करके साहित्य का जो सत्य है
वो परम सत्य भले हो सकता है, उसको पाने के लिए कोशिश करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सीधे हमारे सामने स्थापित हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आनंद की अनुभूति देता है और मानवता में सहभागिता देता है, शेयरिंग ह्यूमैनिटी है। इसलिए ये आज के युग का प्रेरक और उत्पादक साहित्य है। इसमें आत्म प्रसारण होता है, व्यक्ति अपने से शुरू करके अपने समाज तक पहुंचता है, उसमें विलीन हो जाता है। इसलिए जीवन चरित्र बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं और बहुत ही उपयोगी हैं और इसका भविष्य बड़ा उज्जवल है, ये मेरा मत है। धन्यवाद। अब आप सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तृत रूप से जीवनी साहित्य के बारे में बताया, जो लाइफ राइटिंग के अंतर्गत आती है, आत्मकथा और जीवनी, उसके साथ संस्मरण के बारे में भी बताया। हमारे विद्यार्थी कुछ सवाल लेकर आए हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या जीवनी की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता पर जांच किया जाता है? ऐसा स्निग्धा मिश्रा एक विद्यार्थी जानना चाहती है आपसे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जांचा जाता है। अगर आप कोई जीवनी लिखते हैं, अगर वह विशिष्ट व्यक्ति की जीवनी है, तो उसके जीवन की घटनाएं लगभग बहुत लोगों को मालूम रहती है। अगर जीवनी लेखक उसमें कहीं पर कोई छेड़छाड़ करता है तो दूसरों के लिए पकड़ा जाता है। इसमें जीवनी लेखक कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने बताया ना आपको, वो कल्पना, अपनी चालबाजी, अपनी कला कौशल, कोई जगह नहीं होती है वहाँ सच्चाई होती है। अनुमान भले लगा सकता है, लेकिन अनुमान के लिए भी उसे बताना पड़ेगा कि मेरा ये अनुमान है, पर बिल्कुल कान नहीं है उसके लिए। अनुमान के आधार भी तो बताना पड़ेगा उसको। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ये वस्तुनिष्ठ है, एकदम वस्तुनिष्ठ। और दूसरी बात है, लिखने वाला निर्वैयक्तिक है। निर्वय, अगर जरा भी उसकी वैयक्तिक वो किससे प्रभावित होकर कुछ कर देता है, उसकी प्रशंसा करने लगता है, वो तभी पकड़ा जाएगा। अगर किसी की निंदा करने लगता है अपनी मान्यता के अनुसार, पकड़ा जाएगा। लेखक में सर तटस्थता का भाव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही निर्वैयक्तिकता मैंने कहा, भाव होना चाहिए, तटस्थता। हाँ बिल्कुल वही। और एक जानना चाहते हैं हमारे विद्यार्थी की दो जीवन चरित्र अथवा आत्मकथाओं का क्या तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है? मैंने आपको तुलनात्मक अध्ययन करके थोड़ा बता दिया। गांधी जी और नेहरू का तुलना मैंने बताया आपको। देखिए दोनों कितना भिन्न है, कितने बड़े लोग हैं। गांधी जी का संस्कार बताया और नेहरू जी कैसे निरपेक्ष थे, उनका व्यक्तित्व भी आपने बताया, बहुत अच्छी तरह से बताया। तो ये तुलनात्मक हो सकता है कि नहीं, ये हमारे विद्यार्थी जानना चाहते हैं तो हमारे सामने बिल्कुल तुलनात्मक हो सकता है। तुलना होनी चाहिए, लोग तुलना करते हैं, कई जीवनियां पढ़ते हैं, कई आत्मजीवनियां पढ़ते हैं और उनमें से जो सामान्य बातें, साधारण बातें वो लेना चाहते हैं। जी जी जी। और एक सवाल हम लेंगे। ये वर्तमान समय में एक विशेष प्रकार का लेखन कार्य किया जाता है जिसमें आधी कथा वस्तु अपने जीवन से लिया जाता है और बाकी जो कथा वस्तु है अपने मन चाहे ढंग से लिखा जाता है। तो क्या इस प्रकार के लेखन को जीवन चरित्र, आत्मकथा अथवा किसी विशेष श्रेणी में रखा जा सकता है या फिर मनोरंजन के श्रेणी में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? अभी डॉक्टर वसंत कुमार पंडा वही कह रहे थे उसको, उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया। उन्होंने कहा इसको जीवनी आप नहीं कह सकते, ये आप एक मनोरंजक कथा कर सकते हैं, ये फिक्शन है, लेकिन जीवनी नहीं हो सकती। और बहुत अच्छी फिक्शन हो सकती है, उसमें क्या है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें एक खतरा है। उसमें एक खतरा है। खतरा ये है कि उस चरित्र नायक के सच्चे जीवन के ऊपर कोई आघात, कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर पहुंचती है तो वह दुखदायक होता है और लोग उसे उसको तिरस्कार कर देते हैं। और सर आपने जैसे बताया कि जीवनी का जो मुख्य विशेषता है कि हमारे जीवन में जीवनी को पढ़ने से हमें
मानवीयता का जो गुण है उसका जो बहुत बड़ा पाठ पढ़ने को या सीखने को मिलता है, जिसके कारण आपने जैसे बताया कि मनुष्य निराशा से आशा की ओर जाता है, जो आत्महत्या करने वाली बात आपने जो बताई है आज के प्रासंगिक युग में ये बिल्कुल प्रासंगिकता वहन करती है। तो फिर हमें जीवनी पढ़ना चाहिए और जीवनी से जो सीख हमें मिलती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आशा करती हूँ कि आप जैसे महान व्यक्तित्व अपना जीवन चरित्र लिखें और उन जीवनी लेखक के श्रेणी में भी आप शामिल हो जाए, ये मेरा तो व्यक्तिगत रूप से आपको अनुरोध रहेगा। और इसके साथ बसंत सर जी भी अब सुन रहे थे, अब तक धैर्य के साथ भी सुन रहे थे, तो उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आपको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना समय निकाला और हमारे विद्यार्थियों को इससे लाभान्वित किया। आपके जो ज्ञान का सागर है उसमें से हमें बहुत कुछ आज मिला है, और आगे आशा करती हूँ कि और भी आगे आप इस प्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके ज्ञान के सागर से हमें कुछ और लाभ जो है वो मिलेगा। और इसीलिए रमा देवी महिला विश्वविद्यालय के तरफ से, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तरफ से मैं स्नेहलता दास आपको प्रणाम करती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और बसंत पंडा सर जी हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जी, आपका आशीर्वाद और सार को प्रणाम। पंडा जी बहुत धन्यवाद, आप बैठ करके सुनते रहे, बहुत अच्छी बात। धन्यवाद। मुझे सार को सुनने मिला बहुत दिन के बाद, बहुत साल बाद। धन्यवाद। मेरी तरफ से भी आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आप लोग ने हमारे सेंटर के लिए, और भी हम आप लोग का हरदम हेल्प मांगते रहेंगे और आशा करती हूँ जैसे इस तरह आप लोग हमारे लिए बेझिझक मतलब एक बार में हाँ कह दिए, वैसे हमारे लिए हरदम आपके सद्भावना बनी रहे हमारे सेंटर के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।